नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब इसकी घोषणा नेशनल टेलीविज़न पर कर रहे थे तो उन्होंने उसके साथ ही ये भी कहा कि ये कदम रूस यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन और डीनाज़िफिकेशन के लिए कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, रूस के मन में 200 साल से चला आ रहा वो दर्द, वो तकलीफ़, वो शिकायत अब भी है। जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था तो नेपोलियन और हिटलर दोनों ने हमला किया था। इस बात को रूस भूला नहीं है। दूसरा, सोवियत संघ के विघटन के बाद से यूरोप और अमेरिका ने जिस तरह का व्यवहार रूस से किया है उसको लेकर रूस को बहुत सारी शिकायतें हैं। यूक्रेन का मामला दरअसल ऐसा है कि यूक्रेन जब तक सोवियत संघ था तो सोवियत संघ का हिस्सा था, उसी से निकला हुआ है। तो रूस मानता है कि ये हमारा पड़ोसी भी है, हमारा साथी भी है, और यहाँ हम अपने देश के दरवाजे पर अपने दुश्मनों को नहीं आने दे सकते। सारी समस्या जो है उसकी जो प्रमुख बातें कहें उनमें से एक प्रमुख बात यह है कि रूस ये किसी भी हालत में नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। नाटो का सदस्य बनने का मतलब है कि नाटो देशों, खासतौर से अमेरिका, यूरोप के देशों की सेना, उनका सैनिक अड्डा, मिसाइल, ये सब यूक्रेन में तैनात हो सकती है। ये रूस किसी भी हालत में नहीं चाहता। रूस का कहना है कि हम अपने दुश्मन को अपने दरवाजे पर या अपने पड़ोस में आने नहीं दे सकते। रूस से इस तरह का काम पहले जॉर्जिया और क्रीमिया पर कर चुका है। उस समय भी जब उसने हमला किया तो वहाँ रिजीम चेंज किया और उसके बाद लौट आया। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि रूस जो है यूक्रेन में भी ऐसा ही करेगा। रूस अपील बार बार कर रहा है यूक्रेन की सेना से कि वो सरेंडर कर दे। यूक्रेन और रूस की जो मिलिट्री पावर है उसकी कोई तुलना नहीं है। रूस को ज़्यादा समय नहीं लगेगा यूक्रेन की सेना को परास्त करने में, और हमले के साथ ही रूस ने यूक्रेन की पूरी जो एयर पावर है उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब उनके पास एयर पावर नहीं है। उनकी आर्मी कितना लड़ेगी, कितना साथ देगी, इसका पता नहीं है। रूस चारों तरफ से जो है यूक्रेन को घेर रहा है। बेलारूस में रूस की फ़ौज और बेलारूस की फ़ौजों का सैनिक अभ्यास चल रहा था। पहले कहा गया था कि 20 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी तारीख बढ़ा दी गई। अब खबरें आ रही हैं कि बेलारूस की ओर से भी यूक्रेन की सीमा में रूसी फ़ौजें घुस रही हैं। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें बेलारूस की सेना भी है या नहीं। कल ही अभी अमेरिका और यूरोपियन देशों ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं रूस पर। इसके अलावा आज फिर से सैंक्शंस की घोषणा हुई है। जर्मनी ने रूस की जो कंपनियां हैं जर्मनी में, उन पर प्रतिबंध लगाया है। रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन रूस के लिए ये बड़ी सामान्य बात हो गई है। पिछले कुछ दशकों में इस तरह के सैंक्शंस से वो लड़ता रहा है, उनको झेलता रहा है, सहता रहा है, और उसके बावजूद सरवाइव कर रहा है। जब उसने क्राइमिया और जो है जॉर्जिया पर हमला किया था तब भी सैंक्शन लगे थे, उसके बाद भी सैंक्शन लगे। 2008 में उसने जो है जॉर्जिया पर हमला किया था और 2014 में क्राइमिया पर हमला किया था। तो इन सैंक्शंस का रूस पर कोई खास असर पड़ता नहीं। इस क्राइसिस से तेल के दाम एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। $90 पर बैरल से बढ़कर एक दिन में जो है $104 पर बैरल पर पहुंच गया है। ये दुनिया भर के देशों के लिए, इकॉनमीज़ के लिए संकट की बात है, लेकिन रूस के लिए ये खुशी की बात है, इसलिए कि तेल का दाम बढ़ने से रूस की आमदनी बढ़ेगी। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यूरोपियन यूनियन का 40% गैस की जो उनकी मांग है, जो उनकी ज़रूरत है, उसकी आपूर्ति रूस से होती है, जबकि जर्मनी की गैस की जो ज़रूरत है उसका 65% जो है रूस से आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस की स्थिति क्या है। दूसरा, यूरोप और अमेरिका लगातार यूक्रेन को ये आश्वासन देते रहे कि हम आपकी मदद करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा।
और साथ साथ ये इस बात की भी घोषणा करते रहे कि रूस की बातों पर मत जाइए, वो हमला ज़रूर करेगा, और रूस ने आज वो हमला कर दिया। और हमला कर दिया उसके बाद जो है सैंक्शन लगाने के अलावा यूरोपियन यूनियन और जो है अमेरिका अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। जो नेटो फोर्सेस हैं, वो आसपास के जो देश हैं यूक्रेन के, वहाँ नेटो फोर्सेस की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई मिलिट्री हेल्प यानी कि सेना पहुँचे यूक्रेन में मुकाबला करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो ताकत है रूस की, जिस तरह से वो बेलारूस के जरिए भी घुस रहा है यूक्रेन में, वहाँ से अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है यूक्रेन मिलिट्री की ओर से नहीं हुई, तो कुछ घंटे में रूस की सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती हैं। रूस का घोषित लक्ष्य, वैसे भी लक्ष्य ये है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर करे, उसकी सेना ख़त्म हो। वो डीमिलिटराइज करना चाहता है यूक्रेन को। वो चाहता है कि यूक्रेन हमारे एक सैटेलाइट की तरह रहे, हम पर निर्भर रहे, रक्षा के मामलों में हम पर निर्भर रहे, दूसरे मामलों पर हम पर निर्भर रहे। और आप वो यूक्रेन की जो है स्वतंत्रता या संप्रभुता पर उस तरह से हमला नहीं करना चाहता। लेकिन दुनिया के देशों में इस मामले में एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि रूस की ये कार्रवाई यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला है, ये यूनाइटेड नेशंस के प्रावधानों का उल्लंघन है। अब इस पूरे मामले में जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने अभी तक एक न्यूट्रल, एक तटस्थ रवैया अपना रखा है। वो बार बार कह रहा है कि डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए इस मामले का हल किया जाना चाहिए। वो किसी पक्ष में खड़ा नहीं है। उसके लिए मुश्किल ये है कि यूरोप और अमेरिका, ख़ासतौर से अमेरिका से उसकी स्ट्रेटजिक जो है संबंध हैं। इसके अलावा रूस उसका ऑल वेदर फ्रेंड है। हर संकट के समय रूस ने भारत का साथ दिया है, और हमारी सेनाओं के पास जो साजो सामान है उसकी सप्लाई का एक बहुत बड़ा स्रोत रूस है। उसके स्पेयर पार्ट्स का सबसे बड़ा सप्लायर जो है रूस है। तो रूस से हम जो है ये, और दूसरी बात जो भारत के लिए चिंता की बात होगी, अगर वो रूस के खिलाफ, जिसे भारत में कुछ राजनीतिक दल दबाव डाल रहे हैं सरकार पर कि चूंकि रूस जो है हमलावर है, इसलिए रूस के खिलाफ और यूक्रेन के समर्थन में भारत को खड़ा होना चाहिए। भारत अगर ऐसा कदम उठाता है तो इस बात का पूरा खतरा है, पूरी संभावना है, पूरी आशंका है, बल्कि कहना चाहिए कि रूस चीन की ओर चला जाए। फिर रूस और चीन, अगर रूस भारत के खिलाफ होकर चीन के साथ चला जाता है तो ये भारत के लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपील की है भारत से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, रूस से अपने संबंधों का इस्तेमाल करें और इस हमले को रुकवाने की कोशिश करें। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और उनको इस मामले में दखल देना चाहिए। यूक्रेन की स्थिति बहुत ख़राब है, स्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं। वो अगर दखल दें तो ये युद्ध रुक सकता है, ये हमला जो है वो रुक सकता है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल इमेज क्या है, हैसियत क्या है, ताकत क्या है, भारत की ताकत कहाँ से कहाँ पहुँची है पिछले 7-8 सालों में, जिसे हमारे देश के नेता कभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन भारत के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत की इकॉनमी अभी जो है संकट से, कोरोना के संकट से उबर रही थी, तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। लेकिन ये संकट यूक्रेन का, अगर इससे तेल का दाम बढ़ता है या ये संकट और विकराल रूप लेता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। हमारे यहाँ महंगाई बढ़ सकती है, चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। तेल का दाम बढ़ने से वैसे ही महंगाई और दूसरी चीज़ों पर असर पड़ता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज पर असर पड़ता है। तो भारत के इस किसी पक्ष में न होने के बावजूद भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, अगर ये समस्या, अगर ये विवाद, अगर ये झगड़ा लंबे समय तक चलता है, खिंचता है। इसमें अगर नेटो अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करता है तो ये मामला और बिगड़ सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है।
लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि यूक्रेन के इस मुद्दे पर तीसरे विश्व युद्ध की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तब निश्चित रूप से ये स्थिति आ सकती है। ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि ये रूस के इस रवैये को देखते हुए, इस पर विश्व समुदाय के रवैये को देखते हुए चीन ताइवान के खिलाफ इस समय कोई कार्रवाई, कोई हरकत कर सकता है। ये भी आशंका है भारत को कि इस मौके का और इस माहौल का फ़ायदा उठाकर चीन लद्दाख में कुछ कर सकता है भारत के खिलाफ। तो मामला जो है बहुत उलझा हुआ है, कोई क्लियर रास्ता जो है किसी और है नहीं। इस बीच जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मेरे सामने टेलीविज़न चल रहा है, इस पर खबर आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी पर रूस की सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। देखिए, जो मैंने पहले कहा, यूक्रेन की जो एयरफोर्स है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उनके पास एयर पावर नहीं बची है। उनकी सेना रूस की तुलना में बहुत ही छोटी है, वो कुछ घंटों से ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती। वो यूक्रेन में जो विद्रोही हैं उनको अपने साथ ले लिया है। तो मामला कुल ये है कि रूस को लगता है कि उसके जो कोर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उन पर खतरा है, और उन पर खतरा एक योजनाबद्ध तरीके से लाया जा रहा है। इसलिए रूस नहीं चाहता कि पूरब में नाटो का विस्तार हो। उसको रोकने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और ये रूस ने दिखा दिया यूक्रेन पर हमला करके। और ये पहला मामला नहीं है। और दूसरी बात, इस पूरे घटनाक्रम का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो ये कि वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की जो सुपर पावर की इमेज थी, जो ताकत थी, जो हैसियत थी, वो ख़त्म हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। जिस तरह से अमेरिका की सेना अफ़गानिस्तान से भागी, वो जो बाइडेन के लिए उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था। अब ये यूक्रेन में जो हो रहा है, केवल घोषणाएं, बयान, सैंक्शंस की घोषणा, इसके अलावा अमेरिका अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। यूक्रेन जो अमेरिका से मदद और यूरोप से मदद की उम्मीद में था, उसे अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। रूस के खिलाफ सैंक्शंस का कितना असर होगा, कब असर होगा, वो बाद में होगा, लेकिन उन सैंक्शंस से रूस पर कोई असर पड़ रहा हो ये दिखाई नहीं दे रहा। और रूस पर उसका असर नहीं पड़ रहा है तो यूक्रेन बच जाएगा, इसकी संभावना लगातार हर मिनट घटती जा रही है। अभी ताज़ा खबर अब ये है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की जो इमारत है उससे धुआं निकल रहा है, यानी उस पर हमला हो गया है। तो ये इस तरह की खबरें अभी 24, 48, 72 घंटे में और आती रहेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा रूस को यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने में, अगर रूस किसी वजह से, किन्हीं कारणों से खुद न रुक जाए या यूक्रेन की मिलिट्री सरेंडर कर दे। रूस का अभी जो है यूक्रेन में सबसे पहला लक्ष्य ये है कि वहाँ रिजीम चेंज हो, वहाँ सत्ता का परिवर्तन हो। उसके बाद वो तय करेगा कि अभी और समय तक रुकना है या लौट जाना है। तो ये यूक्रेन की क्राइसिस जो है वो भले ही बहुत दूर हो रही हो, लेकिन उससे हम अछूते नहीं हैं। इन सब बातों को, इन सब तथ्यों को देखते हुए, इस घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है। उसकी इमरजेंसी मीटिंग इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हो रही है। उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद हैं। भारत को अब कोई न कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। इसको रोकने में अगर उसकी कोई भूमिका हो सकती है तो वो निभाना पड़ेगा। क्या रूस भारत की बात सुनेगा? क्या पुतिन भारत की सलाह पर, उसके अनुरोध पर कुछ करेंगे? कोई ऐसा काम जिससे स्थिति जो है, ये एक क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व हो? ये सब सवाल हैं जिनका आने वाले समय में जवाब मिलेगा। आज तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।